राधे राधे। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या फिर जो लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से छल कपट करते हैं, उनका धन छीनते हैं, उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं और उसके बाद बहुत खुश होते हैं, तो ऐसे किए गए कर्मों का भविष्य में और हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो वो भला, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पर क्या कभी सच होते हुए देखा है? अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहा करते थे। एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो वो भला, इस कहावत का क्या तात्पर्य है? तब महात्मा उसे समझाते हैं कि तुम जो भी कुछ करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। तब महात्मा ने उससे कहा, चलो मैं इसका मतलब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक नवविवाहिता पति पत्नी रहा करते थे। वो दोनों ही एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश उसका नाम था। वो किसी तरह से अपने घर का पालन पोषण करता था। उसका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। राजेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100-150 रुपये मिल जाते थे। इसके लिए वो रोजाना घर के लिए कुछ खाना लिया करता था और जो पैसे बच जाते थे वो अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक ही जाएंगे। तब लता उससे कहती है कि हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं, ये तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे, फिर उसके बाद आप पूरे दिन क्या करोगे? तो राजेश ने कहा कि हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, हमारा इतने खिलौने से क्या होगा, हमें और भी ज़्यादा खिलौने बनाने चाहिए। लेकिन कैसे बनाएं? मिट्टी तो खत्म हो गई है और अब मिट्टी लाने के लिए एक साहूकार के खेत से मिट्टी लानी होगी। चलो मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इन खिलौनों का ध्यान रखो। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि साहूकार के पास क्यों, यही पास से ले आओ। तब राजेश उससे कहता है कि साहूकार की मिट्टी से खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, आप वहीं से ले आओ, पर जल्दी आना, उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले से ही पूछ लेना, नहीं तो फिर वो पैसे मांगने लगेगा। ये सुनकर राजेश वहाँ से मिट्टी लेने के लिए निकल गया। राजेश काफ़ी भोला था, जिसका फ़ायदा गांव वाले उठाया करते थे और उससे अपना काम करवा लेते थे। राजेश साहूकार के घर पहुँच गया। तब राजेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, पर मुनीम जी हैं। चलो मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी राजेश से पूछता है, अरे राजेश, यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तब राजेश ने कहा कि मुनीम जी, मैंने सुना है आपके खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी मिट्टी ले लूँ, क्योंकि आपके खेत की मिट्टी से मेरे खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं। तब मुनीम जी ने मन ही मन सोचा कि साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत में तालाब के लिए मिट्टी खोदने के लिए कहा है, क्यों ना मैं इस बेवकूफ़ से ही वो काम करवा लूँ। वैसे भी तो ये सारे गांव का बोझा उठाते घूमता रहता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। मुनीम जी ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम उसमें जाकर कभी भी मिट्टी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार आपको काफ़ी अच्छा समझते हैं। और हाँ, अगर तुम पूछने आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसी कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल लो, तो तुम्हें वहाँ सूखी गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा कि मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल लूँगा और कल जाकर मैं पूरे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊँगा। तब मुनीम जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। राजेश के वहाँ से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मैंने मामूली सी मिट्टी देखकर उससे पूरा कुआं खुदवा लिया, इससे हमारे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी होगी।
राजेश साहूकार के खेत में से एक दिन के लिए मिट्टी लेकर आ गया और फिर घर पर राजेश और उसकी पत्नी ने मिलकर खिलौने बनाए। फिर खिलौने सूखने के बाद राजेश खिलौनों को मेले में बेचने के बाद घर चला आया। उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी, जिससे राजेश बहुत खुश था और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी सारी मिट्टी देने के बाद भी कोई मूल्य नहीं लिया और मुझे ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए कह दिया, और वो भी बिना किसी पैसों के। कल ही, मैं तो कल ही जाकर मिट्टी ले आऊँगा। ऐसे ही राजेश कुछ दिन वहाँ से मिट्टी लाता रहता था और उससे बहुत सारे खिलौने बनाकर मेले में बेच देता था। फिर एक दिन रोज की तरह सुबह होते ही राजेश उस कुएं की ओर निकलता है और वहाँ जाकर खुदाई करने लगता है। वो कुएं के अंदर से लगभग 10-15 हाथ खोद लेता है। जैसे ही वो अगला गड्ढा करने के लिए जाता है तो उसे किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराने तांबे का घड़ा दिखाई दिया। राजेश ने जब उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफ़ी पुरानी सोने की मुद्राएं और सिक्के थे। ये देखकर राजेश एकदम से कांपने लगा। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। फिर भी उसने सोचा कि मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, फिर बाद में सोचूंगा, क्योंकि राजेश तो पहले ही इतने सारे सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था। लेकिन वो जैसे तैसे उस घड़े को लेकर अपने घर गया। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप तो सुबह घर से निकले थे और अब शाम हो चुकी है। आप मिट्टी लेने गए थे या फिर कुआं खोदने गए थे? मिट्टी लेकर आने में क्या इतना समय लगता है? और इतने समय से भी आपने सिर्फ एक ही हांडी मिट्टी लाए हो। तब राजेश ने अपनी पत्नी को धीरे बोलने के लिए कहा और घर के अंदर गया और उसे सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उससे पूछा कि कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? तब राजेश ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं साहूकार के खेत में गया और मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोद रहा था तो मुझे उसमें दबा हुआ एक घड़ा मिला जिसमें ये सोने के सिक्के थे। तब लता कहती है कि अच्छा हुआ आप इसे घर ले आए। क्या आपने किसी से कहा तो नहीं? क्योंकि इतने में तो हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और आपको मिट्टी लेके खिलौने बनाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब राजेश ने गुस्से से कहा, अरे तुम ये क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इन पर हमारा कोई हक नहीं है। तब लता उससे कहती है कि हम इन्हें क्यों नहीं ले सकते? तब राजेश कहता है कि माना मुझे गांव के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार को लग गया तो हमें जेल ज़रूर जाना पड़ सकता है, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को ये सारा धन देकर सब बता दूंगा और ये सारे सिक्के उन्हें दे दूंगा। लता ने कहा, ठीक है, अब आज जाकर स्नान कर लो, मैं तब तक इन्हें छुपा देती हूँ। तब लता मन ही मन सोचती है कि ये आदमी तो इतना ईमानदार है कि अगर मैंने इनके सामने एक भी सिक्का लिया तो ये चिल्ला पड़ेंगे। क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल कर रख लूँ। और वो चुपचाप कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। फिर राजेश वो घड़ा लेकर कुछ ही देर बाद साहूकार के घर चला जाता है। तब साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम जी थे। तब वो राजेश के हाथ में घड़ा देख पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें मिट्टी चाहिए? जाओ वही कुएं से ले लो। तब राजेश कहता है कि मुनीम जी नहीं, मैंने मिट्टी तो कल ही ले ली थी और मुझे कल मिट्टी खोदते समय ये घड़ा मिला जिसमें मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। ये देखकर मुनीम हैरान हो गया और फिर सारा वाक्य उसके मुंह से सुना। उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब राजेश कहता है कि मुझे ये घड़ा साहूकार को देना है, पर वो तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप ये घड़ा ले लो और फिर साहूकार जी को दे देना। मुनीम जी कहते हैं, ठीक है, मैं ये साहूकार को दे दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन हाँ, इसके बारे में तुम किसी भी गांव वालों से मत कहना और कहीं भी इसका जिक्र मत करना। तुम बहुत ईमानदार हो। अब तुम जाओ, ये घड़ा मैं सेठ जी को दे दूंगा। सोने के सिक्कों से भरा वो घड़ा देकर राजेश वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है कि मेरी अकल क्या घास चरने गई है ये कि जो मैं सब कुछ साहूकार को दे दूँ। अगर मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? इतने दिन काम करने के बाद ही मुनीम ही तो बना रहा हूँ। अब मैं इसे अपने पास रख लूँगा और साहूकार की तरह अमीर बन जाऊँगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला सब कुछ मेरे पास होगा और मैं गांव का सेठ बन जाऊँगा। और किसी को कुछ भी पता चलने से पहले उस बेवकूफ़ राजेश को मैं फंसा दूंगा। पैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता।
इसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। अगले दिन उधर भोला राजेश रोज की तरह वहाँ अपने खिलौने बना रहा था और बनाकर उन्हें बेचने के लिए तैयारी कर रहा था। वो वहाँ से चल दिया। फिर राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, हो सकता कि मुझे आज आते समय आज रात को देर हो सकती, क्योंकि जब तक सारे खिलौने ही नहीं बिकते मैं नहीं आऊँगा। तब लता कहती है कि मुझे पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी ही बिक जाएंगे और मैं भी अपने घर के सारे काम निपटा कर फिर खाना बना लूँगी। इतने में ही मुनीम साहूकार को लेकर राजेश के घर आता और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने इसे आपके खेत से कुछ ले जाते हुए देखा है, लेकिन जब मैं इसके पीछे पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि इसे हमारे खेत में से ज़रूर कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए भी सुना है। अब इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाहियों को बुलाया, लेकिन लता डरने लगी। वो तलाशी करवाने से मना कर रही थी। तब राजेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुना कि जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और वो सारे सिक्के मैंने मुनीम जी को दे दिए थे, लेकिन साहूकार को तो मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम जी की बातों को ही सच माना था और राजेश से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। राजेश कहता है, क्यों नहीं, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था वो तो मैंने आपको वापस कर दिया। मुझे किसी बात का डर नहीं, आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता के मना करने के बाद भी मुनीम कहता है कि ज़रूर, सोने की मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसीलिए तो ये हमें रोक रही है। फिर उन्होंने उसके घर में तलाशी ली, लेकिन तलाशी लेने के बाद जब उसके घर में कुछ सोने की मोहरें मिली तो ये देखकर राजेश को कुछ समझ नहीं आता है। तब सिपाही उससे पूछते हैं कि क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए, लेकिन अब ये कहाँ से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के मैंने सारे मुनीम जी को दे दिए, तो फिर ये कहाँ से आए, क्या बता सकते हो? तब राजेश ने साहूकार जी से कहा कि आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार भी राजेश से कहने लगे कि जब तुमने सारी मुद्राएं मुनीम जी को दे दी हैं तो फिर ये कहाँ से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही हम तुम्हें कारागार में ज़रूर डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी लता कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीबी भी थोड़ी बहुत दूर हो सके, लेकिन बाकी की सारी मुद्राएं मेरे पति ने इस मुनीम को दे दिए थे और अब ये झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा कि ये अपने पति के साथ है और ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं ताकि इन्हें जेल न जाना पड़े। आपने देखा ना कि सोने के सिक्के उन्हीं के घर पर मिले, अब देखो ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें जेल लेकर जाए और इनकी अच्छी मरम्मत करना, लेकिन साहूकार अभी भी शांत थे। एक दिन वो अचानक मुनीम के घर जाते, तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तब तक साहूकार को सब कुछ समझ आ गया था। राजेश सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं कि मैंने तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। तुम्हारी वजह से एक ईमानदार और निर्दोष इंसान को सज़ा हुई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहाँ आ जाते और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में डाल दी। साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी कि सारा गांव तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, लेकिन तुम तो काफ़ी समझदार और ईमानदार हो, और कहा कि इन सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा राजेश तुम्हारा है। लेकिन राजेश ने मना कर दी और राजेश के मना करने के बाद साहूकार कहते, अरे ये तो तुम्हारा इनाम है और ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिल रहा है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर भला तो वो भला। तब महात्मा ने संकेत से पूछा कि संकेत, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम दूसरों का हित सोचोगे तो तुम्हारा हित भी ज़रूर होगा। हर मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का फल धोखा ही होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।